तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह आइज़ो रेंद्रो अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा डीप कर रहा होता है। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि ये तो अपना रिजल्ट चेक करने के लिए आए होते हैं, लेकिन आइज़ो रेंद्रो तो अपना मोबाइल फ़ोन लेने के लिए गया होता है क्योंकि उसके अंदर तो उनकी फ़ोटोज़ होती हैं जो कि उसको बहुत ही पसंद है। और वो यहाँ पर क्लासरूम के अंदर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर मिस एआई होती हैं और वो मिस एआई के सामने जाकर कहता है रिजल्ट तो अनाउंस हो चुका है, क्या आप उसको चेक नहीं करने वाली हो? तो वो कहती है ये तो मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, मैं तो हमेशा टॉप पे रहती हूँ। और जैसे ही वो पास में आता है उन्हें तो करंट के शौक महसूस होने लगते हैं और उसे पता चलता है कहीं यही तो नहीं मेरी एक नई सोलमेट है। और वो उसे कहता है कि हम रिजल्ट को साथ में जाकर देखें, तो वो मना कर देती है, ये तो बस टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर टोटल 240 स्टूडेंट होते हैं जिसमें से 25 रैंक हकारी का होता है और 44th रैंक शिजुका का होता है। और हकारी कहती है आइज़ो रेंद्रो देखो मेरा रैंक तुमसे एक ज़्यादा है, मैं 87 हूँ और तुम 88। और वो तो उन सबको हेड पैट करने लगता है और तभी वो नोटिस करता है कि एआई का नंबर तो फुल है और वो तो फर्स्ट रैंक है। और वो इन सब से पूछता है उसके बारे में तो कहती है वो तो हमेशा अपने बुक में ही घुसी रहती है, वो तो विंडो की किनारे वाली सीट पर बैठती है। और मैंने तो कई सारी अफवाहें भी सुनी है, लोग कहते हैं कि वो तो रोबोट की तरह है, वो तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकती है, एक एडवांस एआई की तरह। और बायोलॉजी लैब में टीचर कहता है आज तुम लोग एपिडर्मल सेल के बारे में पढ़ोगे और हर एक डेस्क पर एक एक माइक्रोस्कोप होगा, अपने रेजर को लेने के लिए मेरे पास आओ। और रेंद्रो कहता है मुझे तो आई के साथ पेयर किया गया है। और रेंद्रो माइक्रोस्कोप लेने के लिए जाता है और ये दूसरे डेस्क पर हकारी कराने और शिजुका तो एक ही साथ बैठ के लव के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। और रेंद्रो सोचता है कि ये तीनों तो बहुत ही क्यूट हैं और यही दूसरी तरफ आई साथ तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल टाइप की है। और वो उसके पास जाकर देखता है कि वो तो तुरंत से कॉपी कर रही होती है और ये देखकर रेंद्रो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कहती है ये तो बहुत ही एफिशिएंट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा कारगर है, इसे हम बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन रेंद्रो कहता है इसका तो पर्पज़ ही नहीं है यहाँ पर प्रैक्टिकल करने का। और तभी टीचर इनको देखने लगता है तो रेंद्रो कहता है चलो अब असली में करते हैं, लेकिन यही कहती है ठीक है मैं ऐसा नाटक कर रही हूँ कि हम लोग असली में कर रहे हैं। और तभी रेंद्रो का हाथ गलती से कट जाता है जब वो अनियन को काट रहा होता है और वो तो नर्स के ऑफिस में जाने वाला होता है, लेकिन तभी ये कहती है ये ज़्यादा बेहतर है, इसे हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। और वो कहती है सलाइवा के अंदर तो एंटी एजेंट्स होते हैं। और एक तरफ रेंद्रो मजे ले रहा होता है और ये तीनों रिसर्च कर रही होती हैं। ऐसा नहीं कि मुझे इस सेल के ऊपर रिसर्च करके अच्छा लग रहा है, तुम्हें आखिर में ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्या है? आखिर में रेंद्रो बैंडेज लगा के आता ही है और रेंद्रो उसे थैंक यू कहता है तो कहती है अरे कोई बात नहीं, वैसे भी तुम नहीं होते तो क्लीनिंग प्रोसेस में तो ज़्यादा टाइम लगता। और रेंद्रो कहता है मैं तो तुम्हें रीपे करना चाहता हूँ, क्या सोडा पीना चाहोगे या फिर कुछ और? लेकिन वो तो मना कर देती है। और रेंद्रो कहता है मैं तो आपको और भी अच्छे से जानना चाहता हूँ, क्या आप ऐसा नहीं चाहती हो? और वो कहती है ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये तो मीनिंगलेस है और वैसे भी बेकार की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करना तो एक अनप्रोडक्टिव काम है। मज़े लेने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो हमारे ग्रेड्स में काम नहीं आते हैं, वो कहीं इंप्रूवमेंट में नहीं लगते हैं। और रेंद्रो कहता है ज़िंदगी तो बस ग्रेड्स और परफॉर्मेंस के लिए नहीं बनी हुई है। और ये कहती है इस दुनिया में अगर कोई चीज़ हमें फ्यूचर एस्पेक्ट में काम नहीं कर रही है तो वो मीनिंगलेस है, चाहे वो पैसे हो, टूल्स हो या फिर कुछ और, हर एक चीज़ की वैल्यू होती है। और वो तो उसे गुड बाय कह के चली जाती है और हमें इसके घर का सीन दिखाया जाता है और वो पहले के सीन को सोच रही होती है मैंने ऐसा रेंद्रो के साथ क्यों किया? क्या मैं उसकी मदद करना चाहती थी या फिर क्या मैं उसे जीतना चाहती थी? मुझे इन्फेक्शन के बारे में पूरा पता था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? ये फीलिंग क्या है? डिस्ट्रैक्ट होने से तो टाइम वेस्ट होता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो तो पाई की वैल्यू को लिखने लगती है 3.14159265 और उसका फोकस वापस से बन जाता है। फोकस लाने का ये तो अच्छा तरीका है, लेकिन उसका फोकस तो फिर से ब्रेक हो जाता है, शायद इतना भी अच्छा नहीं है। और नेक्स्ट डे जाता ही वो तो आइज़ो रेंद्रो को कन्फेस कर देती है मुझे पता चला है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहूँगी। और वो भी कहता है मैं भी करता हूँ। और तभी वो माफ़ी मांगते हुए कहती है तुम्हारा आंसर तो होना चाहिए था मुझे रिजेक्ट करना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और रेंद्रो कहता है ऐसा क्यों? और वो कहती है रोमांस करने से तो बस शादी और बच्चे होते हैं और मुझे इनमें से अभी किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो बस समय की बर्बादी है। और तभी आइज़ो रेंद्रो कहता है मुझे बता के बहुत ही दुख हो रहा है, लेकिन मैं तो पहले ही 100 बार रिजेक्ट हो चुका हूँ, आपकी तरह नहीं। और वो तो उसे डेट पर ले जाने के लिए मनवा लेता है, अगर मैं आपको एक दिन में एग्री नहीं करवा पाया तो मैं आपको छोड़ दूंगा। ये तो इसका पहला डेट होता है और वो इसे देखकर पूछती है क्या तुम बीमार हो, क्या तुम इसे कैंसिल करना चाहते हो? और वो कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उसका प्लान होता है कि आज वो ज़िंदगी के असली मज़े उसे दिखाएगा। और वो लोग तो झूले पर चढ़ जाते हैं और वो कहते हैं इंस्टेंट कैमरा। आइज़ो रेंद्रो कहता है ये तो मैंने बहुत ही पहले से मन था यूज़ करने का। और वो कहते हैं ये तो बहुत ही बेकार डिवाइस है, अगर फोटोग्राफ हो गया तब इसका कोई काम नहीं है, ये तो बेकार है।
और वो कहता है चीज़, और उसकी फ़ोटो ले लेता है। और वो कहती है चीज़, ये क्या? और वो तो उसकी फ़ोटो की तारीफ़ कर रहा होता है और ये कहती है ये तो इलॉजिकल है। और इसके बाद ये लोग हॉन्टेड हाउस में जाते हैं और ये कहती है घोस्ट तो बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं होते हैं, वो तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और एंथ्रो तो इन सब से डर जाता है, लेकिन ये कहती है ये तो बस ह्यूमन ही है। और वो कहती है यहाँ तो बस ह्यूमन है, इसे हाउंटेड हाउस नहीं ह्यूमन हाउस कहना चाहिए। इसके बाद ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तुमने इस पर कभी नहीं बैठा है ना? और ये कहती है ये तो बहुत ही खतरनाक है, एक ऐसा खेल है यहाँ पर तो बस लोग घूम ही रहे हैं, इसे किस लिए बनाया गया है? लोग तो बस गोल गोल घूमने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। क्या इसे हमें ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जहाँ पर हम म्यूजिक और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज कर रहे हैं? इसके बाद ये लोग भूल भुलैया में जाते हैं और ये कहती है यहाँ से हम ऊपर से देख सकते हैं, ये तो आसानी से हम लोग पार कर सकते हैं। और यहाँ पर रास्ता फिर से बंद हो जाता है। इससे बढ़िया यहाँ पर हमें सीधा रास्ता बना देना चाहिए। और एंथ्रो कहता है ये एक भूल भुलैया है, ना कि कोई रोड। और ये कहती है अगर ह्यूमन के पास भी डायरेक्शन पता करने का कोई मेथड होता तो हमें यहाँ पर नहीं रुकना पड़ता। और एंथ्रो कहता है हम लोग ह्यूमन है इसीलिए ऐसा है। और एंथ्रो कहता है कोई भी डेट बिना फ्री व्हील के तो ख़त्म ही नहीं हो सकती है। और वो उससे पूछता है क्या आपको हाइट से डर लगता है? और यही कहती है ये तो बहुत ही नेचुरल है, यहाँ पर लोग डरेंगे नहीं तो और क्या, यहाँ तो जान का भी खतरा हो सकता है। और वो तो डर रही होती है तो एंथ्रो पूछता है क्या मैं वहाँ पर आकर बैठ सकता हूँ? और वो उसके बगल में आ जाता है और दोनों हाथों में हाथ डाल लेते हैं। और यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। और एंथ्रो कहता है तुम तो पहले बहुत ही बोल्ड लग रही थी, लेकिन तुम तो यहाँ पर मज़े कर रही हो। और वो कहती है तुम्हें कैसे पता, लोग तो मुझे कहते हैं कि मैं तो इमोशनलेस हूँ। और एंथ्रो कहता है ऐसा नहीं है, अगर हम ध्यान से देखें तो मैं तुम्हें ऐसे ही बता सकता हूँ, तुम्हें बहुत ही मज़ा आया। और वो कहती है हाँ मुझे मज़ा तो आया, बहुत ही मज़ा आया, लेकिन इससे मुझे कोई वैल्यू नहीं मिली, ये तो मीनिंगलेस डे था, मुझे माफ़ करना। और एंथ्रो कहता है इसमें तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, मुझे अच्छा लगा कि तुमने सच सच बता दिया, यहाँ पर झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और एंथ्रो कहता है अगर तुम कह रहे हो कि ये मीनिंगलेस डे था तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसे ख़त्म कर देते हैं। और ये तो इसे जलाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी ये उसे रोक देती है। और एंथ्रो कहता है तुम तो किसी चीज़ को तभी खो सकती हो जब तुमने किसी चीज़ को हासिल किया हो, अभी अभी तुम किसी चीज़ को खोने से डर रही थी है ना, तुमने कुछ ना कुछ तो आज ज़रूर हासिल किया है, जो कि हम किसी नंबर से तो नहीं बता सकते हैं। भले ये तुम्हारे फ्यूचर में कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहा है और भले हम इसे बता नहीं सकते हैं किसी वर्ड या फिर नंबर में, लेकिन ये ज़रूर से तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसकी आंखों से तो आंसू आने लगते हैं। और एंथ्रो कहता है मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हें पता चल जाए हर एक समय की कोई मीनिंग होती है और हमें उस समय को एंजॉय करना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकें। और वो कहती है एंथ्रो मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे हैंडकरचीफ को डिसइंफेक्ट करके वापस कर दूंगी। और एंथ्रो कहता है क्या तुम उसे लीक करने वाली हो? और वो कहती है नहीं नहीं, मैं उसे साफ करके दूंगी। और वो उसे फिर से कहती है मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ, मैं इस फीलिंग को और भी ज़्यादा अच्छे से जानना चाहती हूँ। और एंथ्रो भी यही कहता है मुझे आपके साथ रिलेशनशिप में आकर बहुत ही अच्छा लगेगा। और वो तो उसे पकड़ के किस कर लेती है और कहती है मैं मानती हूँ कि मैं अपने डिजायर को पूरी करके ही रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और वो कहती है क्या तुम इसे हेट करते हो? और वो कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। और वो उन सबको पूरी स्टोरी बताने लगता है। एंड ऐसे ही मेरी न्यू गर्लफ्रेंड बन गई एआई नानोसा। और वो उन सबसे परमिशन भी मांगता है। और कराने तो बहुत ही गुस्सा होती है, तुम्हें शर्म करनी चाहिए शर्म। और हकारी कहती है अगर तुम मुझे अभी भी लायक मानती हो तो मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। और वो कहता है अगर मैं तुम सबको खुश नहीं रख पाया तो मैं सेपोकू कर लूँगा। और वो कहती है मरने का ये सही तरीका नहीं है, इससे अच्छा तो वो पॉइजन ही है। और ये सुनकर कराने और भी गुस्सा हो जाती है, डेथ को ऐसा करना बंद करो। और उन लोगों का भी मन होता है आइज़ू एंथ्रो के साथ डेट पर जाने का। तो कहता है क्यों ना हम साथ में कहीं पर चलें। और हकारी कहती है तो क्यों ना हम यहाँ पर चलें। और वो तो पूल को दिखाती है। यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे ये पूल वाला एपिसोड।